आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में। ठीक है, देखो हमको जैसे कि पता है कि बिहार जुडिशरी का पेपर जो है काफी नजदीक है और आपको जो है हिंदू और मुस्लिम यानी कि हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ को मिलाकर के जो है 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें अब हिंदू लॉ में जो है हिंदू मैरिज एक्ट, उसके बाद जो है बाकी के जो एक्ट हैं जैसे हिंदू मेंटेनेंस एक्ट है, उसके बाद एडॉप्शन है। ठीक है, तो ये सारे भी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 और ये जो है हिंदू मेजोरिटी गार्जियनशिप एक्ट है। ठीक है, फिर एडॉप्शन है। इन सब से यानी कि इसमें 2-3 एक्ट तो ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो इनसे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो हम जो है इसमें क्या किए हैं, अभी आज के कंप्लीट वीडियोस में, ठीक है, जितना शॉर्ट्स होगा और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं डिस्कस करूंगा। तो अभी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल अगर सेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो टोटल जो है 30 सेक्शन है। ठीक है, 30 तो जो है ये रिपील हो गया है और 29 जो है सेविंग क्लॉज है। और टोटल अध्याय कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो इसको जो है अगर हम ओवरव्यू देखें तो जहां से इंपॉर्टेंट की बात करें, हम अभी तो यही सेक्शन ऊपर ही ऊपर बता दे रहे हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है, बाकी हम अंदर भी एक एक चीज बताएंगे। और जितना मैं बेरक से बताऊंगा अगर आप उतना कर लेते हो एग्जाम में, उससे ज्यादा कहीं बाहर से पूछ ही नहीं सकता। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेक्शन 4 देख लेना, अधिनियम का सर्वोपरि प्रभाव। सो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है ये हिंदू विवाह चैप्टर 2, हिंदू विवाह की जो शर्तें होती हैं, कंडीशन फॉर हिंदू मैरिज एक्ट, वो सेक्शन 5 में है। उसके बाद सेक्शन 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से जो है सेरेमनीज होते हैं हिंदू मैरिज के लिए, यानी कि हिंदू विवाह के लिए जो संस्कार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। और जब हिंदू विवाह हो गया तो ये जो हिंदू विवाह का रजिस्ट्रीकरण होगा, रजिस्ट्रेशन होगा वो, यानी कि टोटल 4 सेक्शन इसमें है। अगर हम बात करें चैप्टर 3 की, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट एंड जुडिशियल जो है सेपरेशन की बात करता है। दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन, उसमें 2 सेक्शन है, 9 और 10, जो कि 9 दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन, जिसको विदाई का दावा भी सामान्यतः कहा जाता है। और जुडिशियल सेपरेशन जो है न्यायिक पृथक्करण, जो कि माना जाता है कि तलाक के पहले की स्थिति है। ठीक है, चैप्टर 4 यानी कि अध्याय 4 में विवाह की अकृतता और तलाक, यानी कि नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स में 3 सेक्शन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शून्य विवाह, शून्य करड़ी विवाह और तलाक। ठीक है, तलाक के बहुत सारे ग्राउंड है वो हमें देखेंगे। टोटल 11 जो है मेल और फीमेल यानी पति पत्नी दोनों को मिला है, जबकि 4 ग्राउंड ऐसे हैं जो फीमेल को यानी कि वाइफ को जो है एक्स्ट्रा मिले हैं, वो हम देखेंगे। 13 है विवाह विच्छेद कार्रवाई के प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनितोष, यानी कि जो भी जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो रिलीफ है जब डाइवोर्स प्रोसीडिंग चल रहा उस दौरान जो है अगर जो भी पति पत्नी दोनों दोनों में जो धनी पक्षकार होगा वो जो है, यानी कि अगर पति धनी है तो पत्नी को जो है कुछ अनुतोष देगा उस दौरान, या पत्नी अगर जो है धनी है तो वो जो है पति को देगी। ठीक है, 13 बी में पारस्परिक सम्मति यानी कि म्यूचुअल कॉन्सेंट से जो है डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विवाह 1 वर्ष के अंदर तलाक के लिए कोई याचिका नहीं पेश की जाएगी, यानी कि अगर विवाह हुआ है और 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ है तो तलाक के लिए कोई याचिका जो है न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की जाएगी। ये 14 की बात कर रहा है। 15 कब तलाक पुनः विवाह, यानी कि अगर तलाक हुआ है तो कब वो पुनः विवाह कर सकेंगे। 16 शून्य और शून्य करड़ी विवाह में अपत्यों की धर्मक्षता, यानी कि अगर शून्य और शून्य करड़ी विवाह में अगर कोई जो है बेबी बॉर्न हुआ है यानी कि कोई बच्चा जन्म लिया है तो उसकी जो है अगर हम बात करें लेजिटमेसी की यानी कि धर्मजकता की, तो वो दोनों जो है जारस औरस होंगे और पिता के जो संपत्ति है, सैदाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति है माता पिता की, उसमें जो है और जो है हकदार होंगे। ठीक है, द्विविवाह के लिए दंड, अगर बाइगेमी है तो उसके लिए जो है प्रावधान यहाँ पे। उसके बाद सीधे यहाँ पे आपको 18 देखने के लिए मिलेगा, हिंदू विवाह की कुछ अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड। ठीक है, क्षेत्राधिकार की प्रक्रिया में इसमें चूंकि ये है 19 जो कि कहाँ पे जो है वो जो भी मुकदमे यानी कि जो वाद हैं वो कहाँ लेके आएंगे, उतना ज्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करते हैं
क्षेत्राधिकार की प्रक्रिया में। तो ये 21 की यहाँ से जो है देखा गया यूपी में जो है मैक्सिमम मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछा, ठीक है। यानी कि आपको जो है मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछा, तो इसको अच्छे से देखना है। जैसे 21 जी, 21 ग सी, ठीक है, जिसको दस्तावेजी साक्ष्य बोलते हैं। कार्यवाही बंद कमरे में होना चाहिए और मुद्रण या प्रकाशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा मुद्रण या प्रकाशन न्यायालय की अनुमति के बिना कोई करता है तो 25 रुपए का जुर्माना यहाँ पे बताया गया है। अभी हम देखेंगे कार्यवाहियों की में अज्ञप्ति, यानी कि जो है डिक्री इन प्रोसीडिंग क्या होगा। 23 ए विवाह विच्छेद या अन्य कार्यों में प्रत्यर्थी को अनुदेश। और ये वादकालीन यानी कि भरण पोषण कार्रवाई में जो भी खर्चा आएगा। उसके बाद परमानेंट जो है एलिमनी की बात करता है, मेंटेनेंस 25। और ये कस्टडी की बात करता है, चिल्ड्रन की। उसके बाद जो है डिक्री और आदेशों की अपील, ये 28 है, और अपील का उल्लंघन करेगा तो उसको दंड क्या मिलेगा। 28 है डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन। तो अगर आप इतना देख के जाते हैं, ठीक है, तो अब कहोगे कि सारा तो आपने बता दिया, ठीक है। देखो इसमें इतना करना पड़ेगा आपको, जितना मैंने सेक्शन बताया है, ठीक है। अभी तो ये सब छोड़ ही दिया ना, यहाँ से भी आपको अभी हम जब सेक्शन पढ़ाएंगे तो वहां बस अभी ये जो है ना ऐसे मैच द फॉलोइंग में आता है, तो इसको आपको तो लर्न ही करना पड़ेगा कि 23 में क्या है, ये बंद कमरे में होने चाहिए। इस तरह से ये वाले पॉइंट आपको याद, यहाँ से 100% मैच ऑफ द फॉलोइंग अगर पीवाई के उठा के देखोगे तो वहां से पूछा गया है। ये देखो हमारे लिए जो हिंदू लॉ है वो कहाँ इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो उत्तराखंड में पूछा जाता है, यूपी में पूछा जाता है, बिहार में पूछा जाता है ना। ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर हिंदू लॉ पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान सा है। तो अभी जैसे मैं हिंदू लॉ में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कराएंगे, आप वीडियो देखना, वीडियो में जैसा भी होगा, ठीक है, आप रिस्पॉन्स जरूर करना कमेंट सेक्शन में। और एक बात, अगर आप चैनल में नए सब्सक्राइबर हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इसमें जो है कंटेंट आपको इस तरह से मिलेंगे, बाकी अन्य जगह पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, आप सबको पता होगा कि हिंदू विवाह अधिनियम जो है 1955 का है, ठीक है। अब हिंदू विवाह जब 1955 का है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे जो है हिंदू लॉ कैसा लॉ है, ठीक है। अगर हम बात करें हिंदू लॉ जो है कैसा लॉ है, तो ये एक जो है पर्सनल लॉ है, ठीक है। पर्सनल लॉ है जिसे वैयक्तिक विधि कहते हैं, चाहे हिंदू लॉ हो चाहे मुस्लिम लॉ हो, ठीक है। ये किसी अन्य धर्म के लोगों के लिए यानी कि अन्य धर्मावलंबियों के लिए जो ये लागू नहीं होता है। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे लिखा हुआ ये लेक्स फोरी, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्थान विशेष की विधि जिसको बोलते हैं लेक्स फोरी, वो है। एक लेक्स लोकी होता है, लेकिन ये जो हमारा हिंदू विवाह अधिनियम है वो लेक्स फोरी है। यहाँ पे इसकी जो अधिनियम संख्या है वो 25 है, और जो है 18 मई 1955 जो है इसका लागू होने का डेट है, ठीक है। और ये जो है इस अधिनियम को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए जो है हिंदू विवाह संबंधित जो है ये यहाँ पे लाया गया है। अब जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हम देखो, इसमें ये बताया गया कि कौन हिंदू है कौन नहीं है, लेकिन हम यहीं पे बता दे रहे हैं आपको दो चार प्रिंसिपल, ठीक है। बेसिक जो पर्सनल, अभी यहाँ से हम जो इम्पोर्टेंट है वो तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। जैसे एक फैक्टम वैलिड का सिद्धांत होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हूँ, ठीक है, दिखा देता हूँ। देखो फैक्टम वैलिड का सिद्धांत, तो देखो फैक्टम वैलिड का सिद्धांत आपको पता होगा कि दो तरह के जो है वो होते हैं, जो है स्कूल्स होते हैं हिंदू में। जैसे एक दायभाग होता है, दूसरा मिताक्षरा होता है, ठीक है। तो एक फैक्टम, बस इतना ही है आपको क्वेश्चन ध्यान देना है कि फैक्टम वैलिड का सिद्धांत कहाँ पे लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेता हूँ फैक्टम फैक्टम वैलिड, ठीक है, का सिद्धांत। तो ये जो है फैक्टम वैलिड का सिद्धांत जो है दायभाग शाखा में लागू होता है, बस इतना ही आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, दायभाग शाखा में लागू होता है, ठीक है। दूसरा बात एक है दाम दुपत का सिद्धांत, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। दाम दुपत का दाम दुपत का सिद्धांत, ठीक है। दाम दुपत का सिद्धांत जो है जिसको बोलते हैं, ये इंटरेस्ट का सिद्धांत है, यानी कि ब्याज से संबंधित जो है सिद्धांत है, ठीक है।
तो ये जो है ब्याज की रकम, ये बताता है दामदूपत का सिद्धांत कि जो ब्याज की रकम होगा वो मूलधन से ज्यादा नहीं होगा। जैसे मान लो अगर हम 1,000 रुपए किसी से कर्जा लेंगे तो मेरा मूलधन तो 1,000 हुआ, प्रिंसिपल वैल्यू। अब जो है अगर मान लो 2% या 10% के हिसाब से लिए, तो ऐसा न हो कि हम 10% के हिसाब से निकाल लें तो हमारे पास जो है 1,000 तो मूलधन था, ठीक है, और 2,000 ब्याज आ जाए, मतलब मूलधन से भी ज्यादा आ गया ब्याज, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यही बात जो है दामदूपत का सिद्धांत जो है बताता है, यानी कि ये जो है ब्याज से संबंधित है, ठीक है, इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट से संबंधित है। और जो कि ये गवर्न होता है, अगर हम देखें ये जो सीपीसी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सीपीसी की जो सेक्शन है सेक्शन 34, वहां से ये डील करता है, ठीक है। यहाँ तक आपको पता होगा। अब देखो एक क्वेश्चन आता है, अब ये पूरा है हिंदू कौन है, ठीक है, इसमें वीर शैव लिंगायत ये सब चीजें, आप जो ऐसे व्यक्ति जो बौद्ध धर्म, जैन या सिख हैं, ठीक है, तो ये सब आप खुद ही कर लोगे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। जो मेन क्वेश्चन है यहाँ से अब हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है, अब देखो यहाँ पे हिंदू, ये अधिनियम कहाँ लागू होता है, तो उन पे लागू होगा कि ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसे बालक जो चाहे औरस या जारज हो और उसका पिता हिंदू है तो हिंदू माना जाएगा, बाकी इन बच्चों पे। लेकिन अगर मान लो कि अगर पिता जो है हिंदू है, ठीक है, और उसकी माता जो है क्रिश्चियन है या कोई और कास्ट की, मतलब कुछ और जो है उस मुस्लिम हो या ईसाई हो ना, तो उसमें जो बच्चा जो होगा वो किस क्या होगा, हिंदू होगा या क्रिश्चियन होगा। तो ये कहा गया है कि केस में कि जिस हिसाब से बच्चे का पालन पोषण किया गया है, ठीक है, देखो कृष्णा कुमारी वर्सेस पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड ऑफ कालीकोटा की बात कर रहा है। तो ये देखा जाएगा किस रीति रिवाज से उस बच्चे का पालन पोषण हुआ है, 2009 का केस है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये यज्ञ पुरुष दास वर्सेस मूल दास का भी केस ही बताता है कि हिंदू धर्म और संस्कृति अनुसार अगर कोई आचरण करता है तो वो व्यक्ति भी हिंदू माना जाएगा। उसके लिए कोई जरूरी नहीं कि वो जो है चीजें रामायण और गीता पढ़ना है, ठीक है। अब ये चीज हमने पहले बता दी। अब कुछ सबसे पहले एक और केस है मोहनदास वर्सेस देवसोम बोर्ड का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो है धर्म से हिंदू नहीं है, लेकिन अगर हिंदू, वही वाली बात है ना, अभी जो ये पुरुष महाराज जी वाले ने बताया, ठीक है। अब हिंदू विधि के स्रोत की बात कर लेते हैं, अभी हम ये सेक्शन की पूरे डिटेल में देखेंगे। हिंदू विधि की स्रोत जो है, हम जो है दो तरह के स्रोत होते हैं, प्राचीन और आधुनिक। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछता है कि हिंदू विधि के स्रोत में जो है प्राचीन कौन सा है और आधुनिक कौन सा। और मुस्लिम लॉ भी जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब उसमें दिखाएंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो प्राचीन स्रोत में जैसे एक श्रुति हुआ, दूसरा स्मृति हुआ, तीसरा भाष्य एवं निबंध हुआ, चौथा प्रत्यय। टोटल चार जो है ये प्राचीन है। फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ, श्रुति, स्मृति, ठीक है, यानी कि जो सुना गया है श्रुति है, स्मृति मतलब माइंड से रिलेटेड है कि आप जो लर्न किया हुआ, ठीक है, क्या स्मृति में है। भाष्य और निबंध, ठीक है, और जो है कमेंट वगैरह है। उसका चौथा नंबर जो प्रथाएं, टोटल चार तरीके से आपको याद करना है। आधुनिक स्रोत की बात करते हैं तो न्याय, साम्य, सद्विवेक, तीनों तो एक ही है, न्याय, साम्य, सद्विवेक, गुड इक्विटी जो कंसाइज वगैरह है। उसका तीसरा लेजिस्लेशन है, चौथा जुडिशियल प्रोसीडिंग जजमेंट है, न्यायिक निर्णय। न्याय, साम्य, सद्विवेक, उसके बाद विधायन, फिर न्यायिक निर्णय, टोटल है। प्राचीन काल में जो अगर विवाह देखा जाए तो विवाह की अगर स्थिति बताए तो टोटल 8 प्रकार के विवाह होते थे, ठीक है। प्राचीन काल में जो है, जो प्राचीन काल था, ठीक है, तो प्राचीन काल में जो है टोटल कितने विवाह होते थे, 8 विवाह होते थे, ठीक है। अब 8 विवाह में जो है 4 तो मान्य होते थे, मतलब 4 वैलिड होते थे, और 4 जो है अमान्य विवाह होते थे। अब 4 वैलिड विवाह में जैसे ब्रह्म विवाह, ठीक है, तो ब्रह्म विवाह जो है वैलिड में आता था। फिर दैव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, टोटल 4 विवाह थे जो वैलिड माने जाते थे। इनवैलिड में वो कुछ विवाह तो आपको पता होगा, जैसे आसुर विवाह, ठीक है, आसुर विवाह ये जो है इनवैलिड माना जाता था। फिर गंधर्व विवाह, काफी फेमस विवाह है, ठीक है, गंधर्व विवाह। फिर उसके बाद राक्षस विवाह, और उसके बाद जो है चौथा नंबर जो है पैचास विवाह, ठीक है। तो ये राक्षसों वाली विवाह नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है।
तो ये जो है अमान्य थे। ठीक है, अब देखो जो है यहाँ पे अगर बात करें हिंदू मैरिज एक्ट कब लागू, तो मैंने पहले बताया 18 मई 1955 को। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इम्पोर्टेंट सेक्शन मैं इसलिए नोट कर देता हूँ, बस सेक्शन लिख रहा हूँ। देखो इम्पोर्टेंट सेक्शन में अब पता है डेफिनेशन क्लॉज इसका 3 में है, तो सेक्शन जो 3A है, ठीक है, जो रूढ़ी प्रथा, कस्टम और यूसेस की बात करता है, बस इतनी याद रखना, सेक्शन 3A इम्पोर्टेंट है। 3C, 3C सगा और सौतेला की बात करता है। 3D, 3D जो है जिसको हम बोलते हैं सहोदर, ठीक है, 3D जिसको हम बोलते हैं सहोदर, जिसको बोलते हैं यूटराइन ब्लड, ये याद रखना। उसका 3F, 3F जिसको हम बोलते हैं सपिंड नातेदारी, सपिंडाज रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ से सपिंडाज रिलेशन से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, मतलब अंदर से, ये तो इम्पोर्ट मतलब ये पूछा गया कि कौन सा सेक्शन में है, लेकिन इसके अंदर से क्या होगा, पहले देखो माता और पिता, ठीक है, तो जो रिलेशन होगा सपिंडाज में, ये पहले था, पूर्व की बात कर रहा हूं मैं, पहले माता की ओर से जो है, ठीक है, पहले माता की ओर से 5 पीढ़ी थी और पिता की ओर से जो है 7 पीढ़ी थी। ठीक है, अब उल्टा हो गया है, माता की ओर से माने वर्तमान में माता की ओर से 3 पीढ़ी और पिता की ओर से 5 पीढ़ी, बस 2 घटा देना इसमें, ये पहले की स्थिति थी, लेकिन बाद में जो है इसको ये कर दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन कब, 1955, 1955 से पूर्व पिता की तरफ से 7 पीढ़ी और माता की तरफ से 5 पीढ़ी, लेकिन आफ्टर 1955 माता की तरफ से 3 पीढ़ी और पिता की तरफ से 5 पीढ़ी। ये क्वेश्चन पूछा गया अगर आप प्रीवियस उठा के देखो तो। उसके बाद जो है 3G आता है। 3G में क्या होता है कि प्रतिषिद्ध नातेदारी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो होते हैं कुछ, यानी कि कुछ जो है मामले में जो है विवाह जो है प्रोहिबिट है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो जो है इसमें 3G में बताया गया है। ठीक है, अब हम आते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये डेफिनेशन क्लॉज मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे आते हैं हम यहाँ पे सीधे हिंदू विवाह चैप्टर 2 में। ठीक है, अब हिंदू विवाह की जो शर्तें हैं, सबसे पहली बात तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हिंदू विवाह की कुछ शर्तें यहाँ पे दिया गया है, जैसे दोनों पक्षकार, ठीक है, पति या पत्नी विवाह के समय जीवित ना हो, पहली शर्तें ये हैं। ठीक है, दूसरी विवाह के समय दोनों पक्षकार में से कोई पक्षकार, अगर मान लो दोनों में से कोई जीवित हो फिर विवाह होगा ही नहीं। ठीक है, तो विवाह जो है या तो वैध होगा, देखो मैंने यहाँ पे वो कर लिया, वैध विवाह, शून्य विवाह और शून्यकरणीय विवाह। तो वैध विवाह को तो हटा दो, शून्य विवाह 5 1 5 4 और 5 5 1 4 5 के अगर शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो वो शून्य होगा। शून्यकरणीय विवाह में क्या है, अगर 5 के खंड 2 और 5 के खंड 3 के उल्लंघन करते हैं तो वो शून्यकरणीय होगा। ठीक है, तो 5 का खंड 1 तो पहले ही हो गया, अगर पति पत्नी दोनों में से कोई अगर जीवित हो और विवाह जो है वो कर रहा है, तो ऐसा विवाह क्या माना जाएगा, जो है शून्य माना जाएगा। देखो यहाँ 5 1 लिखा है। ठीक है, लेकिन विवाह के समय अगर दोनों पक्षकार, अब दोनों पक्षकार में कैसे हैं, पहला अगर मान लो कि वो क्या हो, अनसाउंड माइंड हो, इनकेपेबल हो, किसी चीज कोई सम्मति देने में यानी कंसेंट देने में वो असमर्थ हो। ठीक है, ऐसा विवाह तो हो तो जाएगा, लेकिन जो पार्टीज है, जो पार्टीज है उसके बिहाफ पे वो जो है वाइडेबल होगा। उसके बाद अगर हम बी वाला देखें तो यहाँ पे जो है अगर कोई ऐसा मानसिक विकार हो से ग्रस्त हो और विवाह में संतान उत्पत्ति के अयोग्य हो, ठीक है, तो ऐसे में भी वो जो क्या हो जाएगा, वो शून्यकरण होगा। ये क्या हो, थर्ड नंबर सी वाला, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इंसेन, इंसेन हो, पागल हो, बार बार दौरा पड़ता हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो ये वाला शून्यकरण होगा। लेकिन अगर मान लो थर्ड नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड नंबर में देखो किसमें है, ये थर्ड नंबर भी शून्यकरण की ही बात कर रहा है। तो दोनों में से अगर मान लो 18 वर्ष या 21 वर्ष माना गया है, ठीक है, ब्राइड का जो है 18 वर्ष और ब्राइडग्रूम का जो है 21 वर्ष माना गया, अगर वो आयु पूरा न होने से पहले उसकी शादी हो जाती है तो ये शून्यकरण होगा। ठीक है, ये तो हो गया, यानी कि 2 और 3 तो हमने शून्यकरण बताया, पहला वाला शून्य वाला बता दिया। चौथे में प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री, है ना, हमने पहले अभी जस्ट बताया है, प्रतिसिद्ध नातेदारी की डिग्री, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप जो है। ठीक है, तो अगर उस वाले कैटेगरी में आता है तो पहले से शून्य होगा। ठीक है, और अगर सपिंडाज में आते हैं तो भी शून्य होगा। तो 1
1, उसके बाद 3 और 5, 4 और 5 ये वाइड वाले हैं और 2 और 3 वाले वाइटेबल वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विवाह, अगर मान लो एक विवाह है, अगर उल्लंघन कर रहा है तो ये दंड की ये चीजें बताई गई हैं। अगर आयु का उल्लंघन कर रहा है तो 18 क में वो जाएगा। सपिंड वाला है तो 11 और 18 का उल्लंघन कर रहा है। धारा 11 विवाह का शून्य होना। 17 जो है विवाह के लिए दंड है। 12(1) ख यानी कि बी शून्य करड़ी घोषित करवाना। अब ये जुर्माना वगैरह यहाँ पे लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाता है 7। ठीक है, 7 में क्या है, हिंदू विवाह की संस्कार। अब देखो अगर हम बात करें कि कहीं रूढ़ी और प्रथा होता है ना कहीं कहीं पे अलग अलग, तो उसके हिसाब से तो अपना कर रहे हैं तो वैलिड है। नहीं तो अगर कॉमन की बात करते हैं तो 7 स्टेप जो है क्या होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। ये इसके लिए 7 स्टेप मस्ट बी कम्प्लीटेड इन हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, जो कि सेक्शन 7 में लिखा गया है। तो ये चीज आपको याद रखना, ये एक संस्कार है, कोई जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये कई बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या हिंदू विवाह संस्कार है या जो है कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है, इसका उल्लेख करिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज होगा। उसके बाद बस इतना ही है, यही से होगा। उसके बाद यहाँ पे 8 की बात करते हैं, हिंदू विवाह का रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार का केस था 2006 का, जिसमें बताया गया रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए। बस इतना ही आपको होना। अगर कोई नियम का उल्लंघन करता है तो 25 रुपए का जुर्माना से वो दंडनीय होगा। बाकी इसमें जो है जो विवाह की जो दस्तावेज होंगे लोक दस्तावेज माने जाएंगे, जो कि एविडेंस एक्ट 77 अब तो जो है, बस हमको इतना ही मानना है कि दस्तावेज जो है ये माने जाएंगे। ठीक है, अब आता है हमारे पास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो ये वाला केस यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कहाँ गया, हाँ, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार का केस। ठीक है, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन और न्यायिक पृथक्करण, इसमें 2 सेक्शन है चैप्टर 3 में। तो पहले हम देखते हैं दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ जो है कॉन्जुगल राइट। ठीक है, अब देखो बस आपको सेक्शन याद करना। अगर कोई पति या पत्नी, ठीक है, पति पत्नी को भी बुला सकता है या पत्नी जो है पति को बुला सकता है, यानी घर छोड़ के चली गई किसी कारणवश, झगड़ा हुआ, कुछ भी हुआ, तो पुनः उसको वापस बुलाना चाहता है तो उसके लिए एक ग्राउंड है। ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन, जिसको बोलते हैं विदाई का दावा, वो करा सकता है। ठीक है, इसके पास 3 विकल्प हैं। सेक्शन 9 अगर कोई बुलाना चाहता है तो सिर्फ इसी का सेक्शन 98 भी है, और आर्टिकल 226 जो हैबियस कॉर्पस होता है वो जो है लगा करके भी बुला सकता है। ठीक है, इतना नहीं है, यहाँ पे केस है टी सरिता वर्सेस वेंकट सुबैया। ठीक है, और सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, इंपॉर्टेंट केस आपको याद रखना है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा था टी सरिता वर्सेस वेंकट सुबैया के बाद में कि धारा 9 जो है एक असंवैधानिक है, जबकि सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार के बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है इस धारा को संवैधानिक माना, यानी कि इसमें असंवैधानिक माना और इसमें संवैधानिक, तो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ठीक, अब देखो यहाँ पे दिया हुआ सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, मैंने वहां पे लिख दिया है। उन्होंने बताया कि आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन करता है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो है वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापन की जो डिक्री होती है 1 वर्ष तक परिवर्तित नहीं हो पाए तो इस आधार पर डिक्री की मांग की जा सकती है। अगर ऐसा है तो डिक्री की मांग की जा सकती है। ठीक है, न्यायिक पृथक्करण, जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल सेपरेशन, तो इसमें क्या होता है, अगर विवाह पूरी तरह भंग नहीं हुआ है और जो है बल्कि अधिकारों पर स्थगन हो गया है, यानी कि रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स भी फेल हो चुका है। ठीक है, और पक्षकार पुनः विवाह नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में जो है न्यायिक पृथक्करण की मांग करते हैं। ठीक है, याद रखना। ये किस अब कौन से ग्राउंड पे करेंगे, तो देखो 13 जो 1 और 2 ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पे 13, 1 और 2 के आधार पर विवाह विच्छेद में दिए गए आधार पर जो है वो न्यायिक पृथक्करण मांग सकते हैं। ठीक है, तो उनका आधार वही होगा जो अभी 13 में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वो आधार यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे आधार दिए गए हैं। ठीक है, इसके आधार पर जो है 13(1) में क्या है, 1 में 13(1) में व्यभिचारिता आचरण का, एडल्ट्री, क्रूअल्टी, छोड़ के भाग गया, डेविएशन,
ठीक है, विकृत है, कोढ़ है, ठीक है, कोई वेनरल डिजीज है, सन्यासी हो गया है, 7 वर्ष से लापता है, तो ये चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है अब आता है हमारे पास विवाह की अकृतता और तलाक। ठीक है, धारा 4। ठीक है, तो अध्याय 4, तो इसमें क्या होता है, अध्याय 4 में शून्य विवाह, यानी कि सेक्शन 11 जो कि वाइड मैरिज की बात करता है, वहीं जो है सेक्शन 12, ये दो आपको याद करना है। शून्य करोड़ी विवाह जो है, जो कि सेक्शन 12, दोनों में से कोई पूछता है। अगर मैं पहले ही बता दिया हूँ तो शून्य विवाह क्या है कि धारा 5 के खंड 1, 4, 5 क्लॉज 145 के शर्तों का उल्लंघन करता है, तो वो शून्य शून्य होगा, ऐसा विवाह शून्य होगा, ये अपना याद रखना। जैसे एक केस है, 5 मोडी शर्त को पूरा नहीं करता, श्रीमती कृष्णा देवी वर्सेस तुलसी देवी का। ठीक है, याद रखना। उसके बाद अगर दूसरा विवाह करता है बिना विवाह विच्छेद का, तो दूसरा विवाह भी क्या होगा, शून्य होगा। श्रीमती दलजीत और कौर उर्फ टोनी वर्सेस श्रीमती अमरजीत कौर। ठीक है, शून्यकरणी विवाह में, तो ये वही हमने बताया, शून्यकरणी विवाह जो है किस आधार पे होता है, तो 5 के खंड जो है 2 और 3 के शर्तों का उल्लंघन करता है, तो क्या होगा, शून्यकरणी होगा। ये भी मैंने बताया है। ठीक है, और कहा जाता है जब तक विवाह जो है शून्यकरणी नहीं घोषित होता है, तो तब तक वो वैध होता है। ठीक है, उसके बाद जो है जैसे ही डिक्री पारित हो जाती है तो वो शून्यकरणी हो जाता है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसके लिए जो कुछ भी अगर हम बात करते हैं, तो अनुष्ठापित विवाह 1 वर्ष के भीतर ये जो है चीजें आप करेंगे, याचिका करेंगे, ये बस इतना याद करना। जो विवाद है विवाह की तारीख से 1 वर्ष के भीतर संचित कर दी गई हो, ये चीजें। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 13 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि तलाक की बात करता है, डाइवोर्स की बात करता है। ठीक है, तो अब डाइवोर्स में टोटल जो है 15 ग्राउंड है, जिसमें से 11 ग्राउंड जो है हस्बैंड वाइफ दोनों को मिला है, जबकि 4 ग्राउंड जो है स्पेशल वाइफ को मिला है। ये चीज याद रखना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत अलग से पूछे जाते हैं, जैसे दोषिता का सिद्धांत जो कि 13(1) में है, फॉल्ट थ्योरी, और 13(1)A जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ध्वस्तता या नैराश्य का सिद्धांत पूछा गया है। अक्सर ये वाले क्वेश्चन जो है सिद्धांत वाले जो है आपको उत्तराखंड जुडिशरी में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बाकी बिहार जुडिशरी में ऐसा कोई अब तक लगभग क्वेश्चन नहीं बना है, यहाँ पे सेक्शन 20 ही बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम एक एक करके देखते हैं, तो टोटल जो है यहाँ पे हमने बता दिया कि कितने ग्राउंड है। ठीक है, तो सबसे पहला 13(1) की बात करते हैं, 13(1)A। ठीक है, जिसमें हम जो है सॉरी 13(1) में आप देख सकते हो यहाँ पे पति पत्नी से भिन्न किसी व्यक्ति के साथ जो है स्वेच्छा से मैथुन किया, ये एडल्ट्री का है। ठीक है, एडल्ट्री जो कि आपको पता होगा कि जो है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के बाद जो है जस्टिस मिश्रा ने जो है इसे अपराध नहीं माना है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे अभी जो है डाइवोर्स का एक ग्राउंड है एडल्ट्री, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद 13(1)A जो कि डाइवोर्स का ग्राउंड है। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रूएल्टी, क्रूरता। ठीक है, तो उसके बाद बस ये आपको याद करना है, ये 13(1)A में क्या है, किस तरह से है। ठीक है, 13(1)B में क्या है, 13(1)B 1 का 1B है। ठीक है, 1 के अंदर भी 1B है। ठीक है, तो कम से कम 2 वर्ष की कालावधि तक अभी तक रहता है, मतलब डिजर्ट करके छोड़ देता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। या तो कह रहे हैं कि दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिया हो, थर्ड जो है विकृत हो। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे देखो, मिर्गी तलाक का आधार नहीं ये बताया गया 2019 में, इसे विलोपित कर दिया गया, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 4 में क्या, असाध्य कुष्ठ रोग से पीड़ित है। ठीक है, यानी कि कोई जो है ऐसा डिजीज हो गया है लिप्रोसी वगैरह का। 5 में जो है कोई यौन रोग से पीड़ित है। ठीक है, 6 में जो है अगर वो संसार का परित्याग कर दिया, यानी 7 वर्ष से अधिक, 7 या 7 वर्ष से अधिक जो है अगर वो नहीं आया है, तो भी ये ग्राउंड ये बन सकता है। यहाँ पे लिखा है 7 वर्ष की कालावधि। ठीक है, मोहम्मद शरीफ वर्सेस वंदे अली का ये केस है। ठीक है, ये चीज अपना ध्यान देना। उसके बाद 1A जो कि ध्वस्तता और विफलता नैराश्य का सिद्धांत है, 2000 पति पत्नी दोनों को ये मिला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। 1A में जो है यदि न्यायिक पृथक्करण, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये पहले में मैंने बताया, यदि न्यायिक पृथक्करण के 1 वर्ष पश्चात पति पत्नी के बीच सहवास न हुआ हो तो भी वो ग्राउंड बन सकता है, यही चीज इसमें लिखा हुआ है।
13(1) में। और इसका दूसरा जो खंड है, अगर दाम्पत्य अधिकारों के लिए प्रत्यास्थापन के लिए जो डिक्री है, अगर वो पारित हो गई है, तो उसके 1 वर्ष पश्चात जो है कालावधि तक जो है अगर प्रत्यास्थापन नहीं हुआ है तो भी जो ग्राउंड बने, यानी कि यहाँ पे जो है कह रहे हैं न्यायिक पृथक। देखो उल्टा है, पहले उसमें तो वो रेस्टिट्यूशन था, फिर जुडिशियल प्रोसीडिंग था। अभी यहाँ जुडिशियल प्रोसीडिंग अगर का वो बातचीत हुआ है, अगर फिर वापस से सहवास नहीं हुआ है, तो वो भी ग्राउंड बन सकता है 13(1) का क्लास 1 में, कि वो जो है उसको क्या करे, विवाह विच्छेद कर सकता है। और बी में जो है अगर मान लो कि वो दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए जो है डिक्री होने के 1 वर्ष पश्चात, ठीक है, और फिर से वो जो है अगर वापस से सही तरीके से नहीं रह रहे हैं, तो ये भी जो है एक ग्राउंड बन सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये इसका सेकेंड क्लॉज की हम बात करते हैं। सेकेंड क्लॉज में जो है केवल पत्नी को डाइवर्स डिमांड कर सकती है। इसमें जो है टोटल 4 आधार यहाँ पे दिए गए हैं। पहला जो है यहाँ पे जो है यौनावस्था का विकल्प, जो कि 15 वर्ष यहाँ पे रखा गया है। यानी कि अगर मान लो कि जो है शादी 15 ईयर से पहले हो गई, मतलब अगर वो 15 साल की अभी नहीं हुई है, ठीक है, और हो गए, तो जब 15 साल पूरा हो जाएगा तो वो विवाह विच्छेद उसके विकल्प पे जो है हो सकता है। ये आपने ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये, बाकी कोई नहीं इसका। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बिल्कुल जो है अपने दिमाग में अच्छे से रख लेना है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे आता है नेक्स्ट 13, तो हमने देख लिया यहाँ पे। 13 में एक आता है 13B। ये देखो यहाँ पे क्रूरता का कुछ केसेस वगैरह हैं, जैसे दहेज की मांग जो कि विधि के अंतर्गत प्रतिषिद्ध है, और मांग डिमांड कर रहा है तो क्रूरता माना जाएगा। शोभा रानी वर्सेस एम रेड्डी का केस है। ठीक है, याद रखना। स्पेशल वाइफ को 4 ग्राउंड मिले हैं: पति द्वारा दूसरा विवाह, पति का अप्रतीक मैथुन का अपराध, भरण पोषण की डिग्री, यौवन का विकल्प। टोटल 4 ग्राउंड, यही 4 ग्राउंड है जो स्पेशल वाइफ को मिले गए हैं, जिसमें से हस्बैंड को नहीं मिला हुआ है। ठीक है, अगर टोटल बात करें तो टोटल 15 ग्राउंड हो जाते हैं, जिसमें 11 तो दोनों को मिला हुआ है, बाकी 4 ग्राउंड इनको स्पेशल मिला हुआ है। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में रखना है। उसके बाद 13A की बात करते हैं। तो विवाह विच्छेद कार्यवाही को प्रत्यर्थी को वैकल्पिक अनुतोष, है ना, यानी कि जो है इनको स्पेशल जो है अनुतोष मिला हुआ है 13A में। ठीक है, तो अर्जी अगर लगाए धारा 1 के धारा 2, 6 और 7 में वर्णित अपराध के मामले में, ठीक है, तो ये बोला है कि विवाह विच्छेद के डिक्री के बजाय अगर ऐसा उल्लंघन माना जाता है, तो उसकी जगह पे न्यायालय चाहता है कि उनका जो है विवाह कहीं ना कहीं बचा रहे, तो न्यायिक पृथक्करण जो है देता है। अगर इसके बीच न्यायिक पृथक्करण में अगर सहवास हो जाता है, ठीक है, इंटीमेशन हो जाता है, तो वो जो है अपना सही हो जाएंगे। ठीक है, 13B में पारस्परिक सहमति के विवाह का विच्छेद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये जो है 13B में बताया गया है, पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद हो सकता है। ठीक है, 6 मास के पश्चात। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्सेंट। ठीक है, ये जो सेक्शन है इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्सेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्सेंट। ठीक है, ये 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो एक यहाँ पे एक कोटेशन है, याद रखना। बोला जाता है विवाह, पूछा का क्वेश्चन है, विवाह जो है संस्कार की हत्या है, विवाह संस्कार की हत्या है, प्रोफेसर डोरेट ने कहा था। प्रोफेसर डोरेट ने कहा था विवाह जो है संस्कार की हत्या है। ठीक है, तो यानी कि उन्होंने कहा था हिंदू विवाह विश्व में अपने संस्कारों के लिए जाना जाता है, जबकि 13B संशोधन करके जब से आया है तो कहीं न कहीं संस्कारों की हत्या किया है। याद रखना, सामान्यतः सभी में अपील हो सकता है, लेकिन सहमति से विवाह विच्छेद अगर हो गया तो उसमें अपील जो है नहीं होती, ये बात अपना ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है देखो 14 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये बोल रहा है कि विवाह 1 वर्ष के अंदर तलाक के लिए याचिका पेश न की जाए। ठीक है, यानी कि एक साल बीत जाए तभी जो है विवाह विच्छेद का याचिका जो है अगर पेश किया जाए तो ठीक है, नहीं तो खारिज हो सकती है। 15 में कब तलाक प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे?
ठीक है। तो जब अपील का 3-4 है, जब अपील का समय बीत गया हो और जब विवाह का जो है जो लाइसेंस है यानी डिक्री है वो जो है क्या हो भंग कर दिया गया हो और तीसरा जो अपील खारिज हो गया हो, तो इन कंडीशन में जो है पुनः जो है वो विवाह कर सकेंगे। ठीक है। अब 16 नंबर जो आता है, शून्य और शून्यकरणी विवाह की आपत्तियों की धर्मावस्था यानी कि लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन अवॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ कि इसके अंतर्गत जो है क्या होंगे, दोनों जो जायज माने जाएंगे और माने जाएंगे, माता पिता की प्रॉपर्टी में हकदार होंगे। ठीक है। उसके बाद जो है द्विविवाह के लिए दंड, यहाँ पे बस इतना ही याद रखना है कि कहाँ पे दिया गया, सेक्शन 17 में। हिंदू विवाह के लिए कुछ अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड, तो ये जो है सेक्शन 18 में जो है ये बात यहाँ पे दिया, बस इतना ही याद करना, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है। अब आता है क्षेत्राधिकार और प्रक्रिया। ठीक है। 19 अर्जी के स्थान कहाँ होंगे, यानी कि किस न्यायालय में अर्जी दिया जाएगा। तो जिन न्यायालयों में फैमिली कोर्ट बना है वहां दे देंगे, और जहाँ पे फैमिली कोर्ट नहीं बना है मतलब जो जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वहां पे दे देंगे। ठीक है। ये अपना ध्यान देना है। ठीक है। कहाँ पे ये देंगे, सबसे बड़ी बात ये है, वो तो ठीक है, लेकिन कहाँ। तो सबसे पहला जहाँ विवाह इनका हुआ था, ठीक है, पहला विवाह का अनुष्ठापन, या जहाँ जो है जहाँ निवास करते हैं वो लोग, जहाँ रहते हो वहां भी वो इसका अर्जी दे सकते हैं उस न्यायालय में। विवाह के पक्षकार अंतिम बार एक साथ जहाँ रहते हैं वहां दे सकते हैं, और जिस समय अर्जी का उपस्थापन हुआ है उस समय जो वो कहाँ रह रहे हैं केवल पत्नी के लिए दिया गया है। ठीक है। तो वो जो है ये यानी कि चौथा ग्राउंड केवल पत्नी के लिए। ठीक है। ये देखो, ये कोई 20 इंपॉर्टेंट नहीं, 21 भी इम्पोर्टेंट है। 21A यहाँ पे देखते हैं, कुछ मामलों में अर्जियों को अंतरित करने की शक्ति। तो निवारण और अर्जियों के निविचारण और निपटारे में से संबंधित विशेष ये उपबंध है। ठीक है। इसमें क्या होता है, मुकदमों के मामले में 6 मास और अपील के मामले में 3 मास के अंदर सुनवाई होनी चाहिए, ये बता रहा है। ठीक है। तो ये बस आपको याद रखना है। 22 की बात करते हैं, बाकी वो 21A देख लेना, बस दस्तावेजी जो है साक्ष्य की बात करता है। ठीक है। 22 जो है जो भी कार्रवाई होंगी बंद कमरे में होना चाहिए और उसका जो मुद्रण प्रिंटिंग और प्रकाशन जो है नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो 1,000 रुपए से, न्यायालय के बिना अगर ऐसा होता है तो 1,000 रुपए से जो है दंड से दंडित किया जाएगा। डिक्री जो है कार्यवाही के डिक्री की बात करता है। तो इसमें बस याद रखना 23 का 3 पति पत्नी के मेल मिलाप के लिए कार्रवाइयों के न्यायालय में 15 दिनों के लिए स्थगित कर सकता है। कहीं न कहीं न्यायालय चाहता है कि जो आखिरी टाइम तक जो है वो लोग साथ हो जाएं। ठीक है। ये देखो यही बात जो है मैंने वहां लिख दिया है। ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। 24 में आ जाते हैं वादकालीन भरण पोषण और कार्रवाइयों के व्यय। ठीक है। फैसला आने से पहले की बात कर रहा है। तो जब मामला पति पत्नी के बीच विचाराधीन हो, जिसको बोलते हैं लिस पेंडेंस, उस समय न्यायालय क्या करेगा, धनी पक्षकार गरीब पक्षकार को भरण पोषण दिलवाएगा। ठीक है। अगर पत्नी धनवान है तो पति को, या पति धनवान है तो पत्नी को भरण पोषण इसमें मिलेगा, बस इतना ही हमको याद रखना है। 25 स्थायी निर्वाह व्यय और भरण पोषण है, फैसला आने के बाद जो भरण पोषण होगा वो जो है सेक्शन 25 जो है दिलवाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 28 डिक्रियों और आदेशों की अपील कहाँ होगी। तो ये पहले अपील 30 दिन के अंदर किया जाना था, लेकिन 2003 के बाद संशोधन करके 90 दिन कर दिया गया है। तो ये हमारे बस इतना ही याद रखना कि अभी फिलहाल में अपील जो है जो भी डिक्री है उसका 90 दिन पे है, और इसके पहले जब 2003 के पहले जो है 30 दिन हुआ करता था। देखो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 28A डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन जो है ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे सीपीसी का सेक्शन 36 से लेकर के 74 है। ऑर्डर प्रोसीजर की बात करें तो 21 है। ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा यहाँ पे जो है टोटल जो सेक्शन थे, जो इम्पोर्टेंट सेक्शन थे, हमने जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का हमने जो है पूरा डिस्कस किया। इतना अगर आप करके जाते हो तो एग्जाम में आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। हमने सारा इंपॉर्टेंट बता गया है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके जस्ट बाद, ठीक है, वो सारा अब हिंदू लॉ में तो कई सारे एक्ट हैं, तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में हिंदू एंड सक्सेशन एक्ट देखेंगे या भरण पोषण वाला देखेंगे। ठीक है।